हेलो फ्रेंड्स, मेरी सीजा बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है 40 एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कल के एमसीक्यू में आपका अधिक से अधिक सही हुआ होगा और हम उम्मीद है कि 38, 39, 30 प्लस ही सबका सही हुआ होगा। और बहुत अच्छा जो है, अगर आपका 30 के प्लस सही हो रहा है, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 1 में अगर 30 से प्लस हुआ है, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सब हमने पूछा था और हम उम्मीद है कि आपका हुआ होगा। तो चलिए आज फिर 40 क्वेश्चन के साथ हम आप सबके साथ जो है उपस्थित हैं। तो यहाँ पर जो है 40 क्वेश्चंस हैं, इसमें केमिस्ट्री से भी है, फिजिक्स से भी है और बायो से भी है, तीनों सब्जेक्ट से है। तो आज फिर 40 क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए। तो पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने है, क्या है, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है बर्फ का पिघलना, दूसरा है पानी का उबलना, तीसरा है लोहे में जंग लगना और डी ऑप्शन है नमक का घुलना। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? बर्फ का पिघलना, पानी उबलना, लोहे में जंग लगना और नमक का घुलना। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर लगा दिया होगा। तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग देखते हैं। इसका सही आंसर जो है वो क्या होता है, वो क्या होगा? तो लोहे में जंग लगना। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट आंसर। लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। पानी का उबलना नहीं होगा, बर्फ का पिघलना नहीं होगा, नमक का घुलना नहीं होगा। यानी लोहे में जंग लगना जो है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को कहां लिखा जाता है? तो आप क्लास में अगर पढ़े हैं, है ना, तो आपको यहां गलती नहीं होगा। हमने बताया था आपको, जब क्लास में हम बता रहे थे वहां पे आपको मैंने समझाया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला है दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर, नीचे। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को कहां लिखा जाता है? तो फास्ट में इसका आंसर कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर लगा दिया होगा, सेलेक्ट कर लिया होगा, है ना। तो आइए जानते हैं इसका सही आंसर क्या होता है, कौन से ऑप्शन होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रही है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को कहां लिखा जाता है? और आप सभी जानते हैं अभिकारकों को किधर लिखा जाता है? तो बाईं ओर लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। अभिकारकों को, उत्पाद को हमेशा दाईं साइड लिखा जाता है। RHS साइड जो है उत्पाद को, प्रोडक्ट को लिखा जाता है। रिएक्टेंट को जो है LHS साइड, यानी दाईं मतलब बाईं ओर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उन सभी का क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है, क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? पहला है कंकाली समीकरण, दूसरा है संतुलित समीकरण और तीसरा है रासायनिक सूत्र और चौथा है आयनिक समीकरण। ऑप्शन ए कंकाली समीकरण, ऑप्शन बी संतुलित समीकरण, ऑप्शन सी रासायनिक सूत्र, ऑप्शन डी आयनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जो है इसके सही आंसर को चुनेंगे। तो जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा लगाइए। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण, असंतुलित समीकरण, रासायनिक सूत्र और ऑप्शन डी आयनिक समीकरण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही आंसर चुना होगा और देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए को चुना होगा, क्योंकि आप जानते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण जब हम बताए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, वहां पे है कि नहीं, समीकरण को अगर संतुलित नहीं किया जाता है तो प्रायः वो असंतुलित समीकरण होते हैं और असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद किए हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है, निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है?
तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। CaOH2O, Ca इंटू OH का होल ट्वाइस, जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, ZnSO4 बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है कि नहीं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 का निर्माण हो रहा है ना? सोडियम हाइड्रोक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके नमक और जल का निर्माण कर रहा है। तो निम्न में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया है? निम्न में से कौन अपघटन रासायनिक अभिक्रिया है ना? इसको आपको बताना है, जल्दी से बताइए। अपघटन, वियोजन, है ना? वियोजन अपघटन अभिक्रिया आपको हमने पढ़ाया था। तो आप सभी ने अगर अच्छे से पढ़ा था तो इसका सही आंसर आप चुन लिए होंगे, है ना? तो अपघटन अभिक्रिया जहां पर एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसे प्रायः हम क्या कहते हैं? अपघटन रासायनिक अभिक्रिया, है ना? वियोजन अभिक्रिया। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उन सभी का क्या है? सही है। कैल्शियम कार्बोनेट ये टूट के कैल्शियम ऑक्साइड CO2 का निर्माण करता है और इसको तोड़ने के लिए 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है ना? 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो इसको टेम्परेचर देने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या होता है? टूट जाता है। तो जिन सभी ने ऑप्शन सी को चुना है उन सभी का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है कहलाती है। और हम आपको क्लास में बताए थे उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, विस्थापन, द्विविस्थापन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है ना? बहुत बार पूछे, रिपीटेड क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? तो आइए इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं। तो वो अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है कहलाती है ना? तो उष्मा का उत्सर्जन होगा, तो जब उष्मा का उत्सर्जन होगा तो उसे क्या कहेंगे? उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन बी आप सभी ने सही किया होगा, लगाया होगा। जिन सभी ने ऑप्शन बी को चुना है उन सभी का क्या है? सही आंसर है। ठीक है, और जब आपका सही होगा, कितना सही होगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना ताकि हमें पता चले कि 40 में आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन सब है और इसका जो है अभ्यास आप करते रहिएगा, है ना? रेगुलर में एक टेस्ट जो है हर शाम 8 से 9 के बीच में आएगा और आपको बताना है कि 40 प्रैक्टिस सेट में जो है कल से और मिक्स सेट सब हम लाएंगे। बेहतरीन क्वेश्चन जो भी PYQ है, सिलेक्टेड PYQ को हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपने बिहार एग्जाम पोर्टल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी लोगों का हेल्प हो सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के सामने है। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए देख रहे हो, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, है ना? यहां पे देख रहे हो आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया, और ये ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, है ना? और ऑप्शन डी। इसमें से पूछा गया है संयोजन अभिक्रिया कौन सा है? निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। तो फास्ट में इसका आंसर दें। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है, क्लास में प्रायः हम आपको बताए थे। तो हम उम्मीद करते हैं इसका सही आंसर आप लोगों ने चुना होगा। पहली बात, संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा जिन सबको पता होगा वही इसका सही आंसर लगाएंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो या दो से अधिक अभिकारक मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो प्रायः ऑप्शन नंबर जो है ए, ये सही है ना? एकल जो उत्पाद बन रहा है ना, प्रोडक्ट बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जिन सभी ने ए ऑप्शन को चुना है उन सभी का क्या है? सही आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का सही हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना? और आप सबसे उम्मीद है कि आप सभी इसका सही आंसर देंगे। तो संयोजन मतलब लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? फास्ट में इसका आंसर करें। प्रश्न संख्या 7, इसका सही आंसर क्या होगा? लोहे में जंग लगना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर चुना होगा। देखिए इसका सही आंसर क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं लोहे में जंग लगना यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने यही लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए Zn, कॉपर सल्फेट ZnSO4 और कॉपर का निर्माण हुआ। यहां पे देख रहे हो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl से NaClH2O बना। ऑप्शन नंबर सी CaOH2O से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। यहां पे देख रहे हो HgO है ना, Hg और O2 का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे निम्न में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है? जल्दी से इसका फास्ट में जो है इसका आंसर करें। और आप सभी को द्विविस्थापन अभिक्रिया की जो है डेफिनेशन पता होगा, परिभाषा पता होगा, है ना, क्या होता है। तो आप इसका सही आंसर चुनेंगे। क्लास में मैंने आपको बताया था। तो हम उम्मीद करते हैं इसका सही आंसर आपने चुना होगा। वे रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों के मतलब अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है प्लस आयन, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है ना। ये NaCl के साथ Na जो है एक इलेक्ट्रॉन Cl को देकर के NaCl बना दिया। और यहाँ पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन जो है इस हाइड्रोजन से जुड़ के H2 और O मिलकर के जल का निर्माण कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? आयनों के आदान प्रदान हुआ। क्या हुआ? आयनों के आदान प्रदान से यहाँ पर क्या बना है? NaCl और जल का निर्माण हुआ है। तो ये प्रायः क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है ना। सोडियम जाकर के क्लोरीन से जुड़ा, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन से NaCl बना दिया। ये एक इलेक्ट्रॉन दिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, किसको दिया? क्लोरीन को, है ना। तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और Na ने एक इलेक्ट्रॉन दे करके NaCl बनाया। यहां पे हाइड्रोजन जाकर के OH- से जाके जुड़ा और H2O जल बना दिया। यानी यहां पे देख रहे हैं ये इसके साथ जुड़ा है ना, ये इसके साथ जाके जुड़ा। तो आयनों का आदान प्रदान से बने यौगिक होते हैं, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो ये प्रायः क्या होते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गति का नियम, आवर्त नियम। क्या है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 2026 एग्जाम में उम्मीद है कि आप सभी जो है बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, है ना। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका गलती होगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिसके पास है, जिसको थ्योरी पे पकड़ है ना, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है चैप्टर को, किसी भी तरह से क्वेश्चन घुमा के अगर पूछता है तो आप इसके आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार है, क्या है आधार? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, गति का नियम, आवर्त का नियम। क्या है? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। आप सभी जानते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का आधार जो होता है वो होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, मतलब द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही क्या होता है? विनाश होता है। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी के अनुसार जो हम अगर देखें तो क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के आधार द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर ए को लगाया वो सभी का आंसर क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी रासायनिक अभिक्रियाएं उलटने योग्य होती है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट हो जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ पे
क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी रासायनिक अभिक्रियाएं उलटने योग्य होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं नए पदार्थ बनाते हैं, है ना। भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान नष्ट हो जाता है। अगर आपने रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण को अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके आसानी से आंसर कर दिए होंगे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने सही आंसर इसका लगाया होगा। तो आप सभी जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक मिलके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl, सोडियम क्लोराइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर निम्न में से कौन सा एक अम्ल है? बहुत ही आसान क्वेश्चन और उम्मीद है सभी स्टूडेंट्स इसके आंसर कर दिए होंगे। आप सभी जानते हैं, है ना। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर लगा दिया होगा। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जिन सभी ने बी ऑप्शन को लगाया है उन सभी का आंसर क्या है, सही है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दही का स्वाद खट्टा क्यों होता है? दही का स्वाद खट्टा क्यों होता है? एसिटिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, टार्टरिक अम्ल के कारण। किसके कारण दही का स्वाद खट्टा होता है, क्यों होता है, कौन से अम्ल के कारण होता है? जल्दी से इसका आंसर लगाइए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका आंसर चुना होगा, है ना। आप सभी ने सही लगाया होगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका सही आंसर। तो आप सभी जानते हैं लैक्टिक एसिड जो होता है ये स्वाद में दही को क्या कर देता है, खट्टा, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण दही का स्वाद खट्टा होता है ना, क्योंकि लैक्टिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। तो आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को ही चुना होगा, हम उम्मीद करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ऑक्जेलिक, साइट्रिक, एसिटिक, लैक्टिक। ऑप्शन ए ऑक्जेलिक, ऑप्शन बी साइट्रिक, ऑप्शन सी एसिटिक, ऑप्शन डी लैक्टिक। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कीजिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने ऑप्शन को चुना होगा, सही ऑप्शन चुन लिया होगा। तो आइए इसका सही ऑप्शन को हम लोग जानते हैं। इसका सही ऑप्शन क्या होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं नींबू जो होता है ना उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, करेक्ट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 14 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं, नीला लिटमस पत्र, लिटमस लाल किसमें होता है? नीला लिटमस लाल किसमें होता है? क्षार में, लवण में, अम्ल में, जल में। फास्ट में इसका आंसर कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन, नीला लिटमस लाल किसमें होता है? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही ऑप्शन चुना होगा। मैंने आपको क्लास में बताया था इसको याद रखने का सही तरीका। नीला लिटमस लाल किसमें होता है? क्षार में, लवण में, अम्ल में, जल में। तो मैंने एक ट्रिक, आइए इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं। इसका एक ट्रिक मैंने बताया था, एक नाम याद रखना, अनिल, यानी अ से अम्ल, नीला को क्या कर देता है, लाल, है ना। अनिल वर्ड नाम, अनिल नाम बस याद रखना, अ से अम्ल, नीला को लाल कर देता है। तो लाल को नीला क्या करेगा, क्षार। नीला को लाल कौन करेगा, अम्ल। नीला को लाल कौन करेगा, अम्ल, यानी अम्ल। ऑप्शन सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ना। हम उम्मीद करते हैं इसका सही आंसर आपने सी को ही लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। निम्न में से कौन सा क्षार है? निम्न में से कौन सा क्षार है? 15 नंबर क्वेश्चन, H2SO4, HNO3, NaOH, CO2। निम्न में कौन सा क्षार है? जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा क्षार है, जल्दी बताइए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर चुना होगा। ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये नहीं होगा।
HNO3 भी नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा। HNO3 सब जानते हैं, है ना। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप सभी जानते हैं, ये क्या है, क्षार है ना, क्योंकि ये जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर। तो जिसने ऑप्शन सी को चुना सभी का सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से बताइए। तो फास्ट में जल्दी से इसका आंसर कीजिए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। क्या है बेकिंग सोडा का रासायनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, तो आप सभी जानते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम यानी NaHCO3। तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर। जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है उन सभी का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। कोई बात नहीं है, अगर गलती हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना। धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको सही होने लगेगा। बार बार एक क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस से कभी आपको अगर कंफ्यूजन भी होती है, इतनी बार प्रैक्टिस करना है तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है ना। बार बार देखते रहना है, रिवीजन करते रहना है, पढ़ते रहना है ना, सेल्फ स्टडी करते रहना है और सही होगा ही होगा। अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत कभी जो है क्या नहीं होता है, मेहनत का फल मीठा ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अभी मैंने बताया बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaO2CO3, NaHCO3, CaCO3, NaCl। ये अभी पूछे हैं, अभी आपने इस क्वेश्चन को देखा है। तो आइए आप सभी ने, हम उम्मीद करते हैं कि आप तो आप आसानी से इसका आंसर दे दिए होंगे। तो 70 नंबर क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का सूत्र। तो अभी मैंने आपको बताया था बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है NaHCO3 होता है ना। क्या होता है, NaHCO3। ऑप्शन नंबर बी आप सभी ने लगाया होगा और ये आंसर जो है सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी ने यही लगाया होगा, अभी मैंने आपको इस सूत्र को बताया था। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, धवन सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3, NaOH। क्या होता है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, है ना। NaHCO3, Na2CO3, 10H2O, Na2CO3, NaOH धवन सोडा का सूत्र होता है, जल्दी से बताइए। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर ऑप्शन चुना होगा। देखिए इसका क्या होता है सही ऑप्शन, है ना। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा आप सभी जानते हैं, बी। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है Na2CO3 10H2O, है ना। यानी इसके साथ 10H2O क्रिस्टल जल, है ना, क्रिस्टल जल जो है जुड़ा हुआ है। पानी के अंश 10H2O, वाटर के जो है अंश इसमें जुड़े हुए हैं, सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो यहां पे आप सभी जानते हैं कि धवन सोडा का ये सूत्र होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी जिन सभी ने लगाया है उन सभी का क्या है, सही है। उन सभी का क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे प्रबल अम्ल का पीएच होगा 1, 5, 7, 10। 1, 5, 7, 10। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। सबसे प्रबल अम्ल का पीएच होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या होगा आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन। तो आइए इसका सही आंसर को हम लोग जानते हैं। तो आप सभी जानते हैं जिसका पीएच मान 1 होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है। तो एक सबसे प्रबल अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 1 होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच मान कितना होता है, एक कॉन्सेंट्रेट एसिड होता है ये, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 0, 5, 7, 14 क्या होता है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 0, 5, 7, 14, इस तीनों में से क्या होता है, जल्दी बताइए। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर लगा दिया होगा। तो आइए इसका सही आंसर को देखते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये सही आंसर आप सभी ने लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन के सामने, क्या है, एंटासिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एंटासिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एंटासिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको एंटासिड का उपयोग कब करना होता है, बुखार लगने में, सिर दर्द में, अम्लता में, खांसी में, कब करते हैं एंटासिड का उपयोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है सभी, और आपने अगर अच्छे से बुक को पढ़ा है एनसीईआरटी को, तो आप सभी सही से आंसर कर पा रहे होंगे। एंटासिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, आइए इसका सही आंसर जानते हैं। आप सभी जानते हैं एंटासिड, एंटासिड का क्या काम होता है। जैसे आपके पेट के अंदर एसिडिटी बनता है, तो आप सभी जानते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, इसका उपयोग HCl, अगर आपके पेट के अंदर अम्लता ज्यादा बढ़ गया तो इसको क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। तो सभी गैस के जो होते हैं ना दवा मेडिसिन, उसके ऊपर Mg/H का होल ट्वाइस है ना। तो एंटासिड का उपयोग, ये एंटासिड है ना। तो एंटासिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो अम्लता के लिए किया जाता है, एसिडिटी के लिए किया जाता है, जो आपके पेट के अंदर एसिड बन गया इसके लिए किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना है, ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, लाल लिटमस पर नीला किसमें होता है, अम्ल, क्षार, लवण, जल। लाल लिटमस नीला किसमें होता है, लाल लिटमस नीला किसमें होता है, लाल लिटमस नीला किसमें होता है। जल्दी से इसका सही आंसर क्या होगा लगाइए। लाल लिटमस नीला किसमें होता है, तो अभी मैंने बताया आपको, है ना, अभी आपको मैंने बताया था लाल लिटमस जो नीला होता है किसमें होता है। तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी जिन सभी ने लगाया है उनका सही आंसर है। क्षार जो होता है ना लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट लाइम का सूत्र होता है, सिलेक्ट लाइम का सूत्र होता है CaO(Ca)H का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, क्या होता है जल्दी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सिलेक्ट लाइम का सूत्र यानी इसका मतलब होता है बुझा हुआ चूना। क्या होता है, बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। ये जो आप देख रहे हो इसे कहते हैं सुख, मतलब बिना बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना इसे कहते हैं। ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना, है ना, बुझा हुआ चूना यानी सिलेक्ट लाइम का सूत्र। तो सिलेक्ट लाइम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जिन सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है सभी का क्या है, सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा सिलेक्ट लाइम का सूत्र क्या होता है, मतलब बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो होता है CaO, ये क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना। तो सिलेक्ट लाइम का मतलब होता है बुझा हुआ चूना, तो Ca(H) का होल ट्वाइस। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने सही आंसर लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaCl2 CaOCl2 Ca(H) का होल ट्वाइस NaCl, क्या होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम होगा, जल्दी से इसका आंसर लगाइए। तो आइए इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र आप सभी जानते हैं CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड,
है ना, CaOCl2 को हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर। हम सभी जानते हैं, आपने भी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही लगाया होगा, CaOCl2 को ही लगाया होगा। तो अगर लगाया है तो आप सभी का क्या है? सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। आज ही मैंने पढ़ाया है आपको, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, हार्मोन, उत्सर्जन तंत्र कौन करता है? मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है। तो फास्ट में इसका आंसर बताइए क्या होगा। हमने आपको बताया है, आज के ही क्लास में मैंने चर्चा किया था। उम्मीद करते हैं आप सभी इसका सही आंसर लगाएंगे। तो आइए इसका सही आंसर क्या होता है, देखिए। मानव शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करता है, आप सभी जानते हैं। तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन ये क्या करते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, है ना। तंत्रिका तंत्र भी करता है और हार्मोन भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जिन सभी ने लगाया है सबका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, हार्मोन, रक्त, क्या होता है? 26 नंबर क्वेश्चन, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? पौधे में आप सभी जानते हैं तंत्रिका तंत्र तो होता नहीं है, मस्तिष्क तो होता नहीं है, रक्त तो होता ही नहीं है, तो आप सभी जानते हैं हार्मोन। पादप में हार्मोन, आपको 5 हार्मोन के बारे में हम बताए हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इथाइलिन, ये 5 हार्मोन होते हैं। यही क्या करते हैं? नियंत्रण एवं समन्वय का काम करते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर नंबर जो है सी है, ऑप्शन सी जिसने लगाया है सबका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पौधे में नियंत्रण एवं समन्वय किसके द्वारा होता है? तो हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन के द्वारा पौधे के अंदर क्या होता है? नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड। अब मैंने आज मस्तिष्क का डायग्राम बना करके आपको समझाया था, हर एक पार्ट के बारे में आपको समझाया था, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को समझाया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही ऑप्शन अभी तक चुन भी लिया होगा। तो बताइए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? और डायग्राम में आपको मैंने ये समझाया था, दिखलाया था, है ना। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जाम में आते हैं, बार बार पूछे गए हुए क्वेश्चन है, इसलिए ये सब अगर गलती हो रहा है तो मतलब आपके तैयारी में कुछ न कुछ कमी है। ये सब क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन सुनते ही हो जाना चाहिए। तो चलिए इसका सही आंसर हम जानते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा, मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग आप सभी जानते हैं, सबसे बड़ा भाग जो होता है सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर बी जिन सभी ने लगाया है सभी का करेक्ट आंसर है, सेरिब्रम सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने बी लगाया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? एक्शन का रिफ्लेक्शन किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क के द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा, मेरोजो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा। बताइए, जब आप गर्म चीज को छूते हैं तो फटाक से हाथ को पीछे खींचते हैं, रोड पे चल रही बस की आवाज, हॉर्न सुनते ही आप उछल के कूद जाते हैं, साइड हो जाते हैं, या आप किसी बिजली के बोर्ड को छूते हैं, करंट लगने पे हाथ को झटके से खींचते हैं, अचानक से गेंद को कैच लेना, यानी रिफ्लेक्शन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? और इसका आंसर आप किए होंगे, आज भी क्लास में मैं इस सारी बातों को चर्चा किया था और उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर लगाया होगा। 28 नंबर क्वेश्चन, तो 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप सभी जानते हैं मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड, है ना। मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा क्या होता है? प्रति रिफ्लेक्शन क्रिया का नियंत्रण होता है ना, एक्शन का रिफ्लेक्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधों का हार्मोन है? निम्न में से कौन सा पौधों का हार्मोन है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, है ना, और ऑक्सिन, थायरॉक्सिन। जल्दी से बताइए, निम्न में से कौन सा पौधों का हार्मोन है? 29 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर? उम्मीद करते हैं आप सभी ने पढ़ा है और सही आंसर चुना होगा। इंसुलिन नहीं होगा, यह हमारे बॉडी के अंदर होता है ना। अब बात करते हैं एड्रेनलिन, ये भी नहीं होगा। एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है,
थायरॉक्सिन ये भी नहीं होगा, अप टू ग्लैंड से ये निकलता है ना। ऑक्सीन ये पादप के क्या है, हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर सी जिन सभी ने सुना होगा सबका करेक्ट आंसर है। चलिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन सी ही लगाया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी जितने भी सही होंगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना किसका कितना सही हो रहा है, जरूर लिखना, है ना। हम भी देखेंगे कि भैया ये जो प्रैक्टिस हो रहा है क्लास में आप कर रहे हैं इससे आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट है ना। तो हम जानते हैं कि आप सभी का 30+ ही सही होगा, 40 में 40 सही होगा, है ना, क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से तैयारी किया है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रही है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है थायराइड से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, अग्नाशय से, एड्रीनल ग्रंथि से, है ना। एड्रीनल, एड मतलब पास, रीनल मतलब किडनी, तो किडनी के पास जो होता है उसे एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी इसका सही ऑप्शन जो है चुने होंगे। आइए इसका सही ऑप्शन क्या होता है, सही आंसर क्या होता है इसको जानते हैं। तो थायराइड से नहीं होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से भी नहीं होता, ये मास्टर ग्रंथि है ना। और बता देते हैं अग्नाशय, एड्रीनल से एड्रीनलिन हार्मोन का रिलीज होता है ना। अग्नाशय से जो होता है इंसुलिन का, ये अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है। अग्नाशय जो है अंतःस्रावी, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन ऐसे ग्रंथि का नाम बताइए, है ना, ऐसे ग्रंथि का नाम बताइए, जो ऑर्गन का नाम बताइए, ऐसे ऑर्गन का नाम बताइए जो अंतःस्रावी भी है बाह्यस्रावी भी है। तो अग्नाशय क्या है, पेनक्रियाज। तो ये इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है अग्नाशय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी जिन सभी ने लगाया है सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और हम उम्मीद करते हैं आपका सभी का सही, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं सभी का सही हो रहा होगा, है ना। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, थायराइड को, एड्रीनल को, पिट्यूटरी को, पेंक्रियास को, किसको कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका आंसर कर दिया होगा, क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर आपने कह दिया होगा। आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये कंट्रोल करता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है, नींद में, भय तनाव में, भोजन के बाद, विश्राम के समय। अब क्लास में इसके बारे में मैंने कितने बार ही चर्चा किया है, बतलाया है ना। एड्रेनालिन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है, नींद में, भय एवं तनाव में, भोजन के बाद, विश्राम के समय। 32 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से कीजिए इसका, आप सभी जानते हैं। चलिए इसका सही आंसर को हम लोग जानते हैं। तो नींद में तो नहीं होगा, आप सोए हैं, है ना, भोजन के बाद भी नहीं होगा, विश्राम के समय भी नहीं होगा, तो कब होगा आप सभी जानते हैं। हमने आपको बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन रिलीज होता है जो आपको डराता है, लड़ाता है, भगाता है, हार्ट रेट को भगा देता है ना। अब प्रायः जो हार्ट के मरीज होते हैं उनमें इसी का इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उनको सिचुएशन से वो घबरा जाते हैं, और घबराने से बचने के लिए ये हार्मोन को रिलीज किया जाता है कि उस स्थिति से निपट पाए, है ना। तो एड्रेनालिन हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से स्रावित होता है, और ये जो है भय एवं तनाव में क्या करता है, स्रावित होता है, सिचुएशन से बचाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, तंत्रिका कोशिका का कार्य है हार्मोन बनाना, रक्त संचार, संदेश का वहन, भोजन पचाना। तंत्रिका कोशिका का कार्य है हार्मोन बनाना, रक्त का संचार, संदेश का वहन, भोजन पचाना। जल्दी से इसका आंसर कीजिए, तंत्रिका कोशिका का कार्य है। चलिए इसका करेक्ट आंसर को हम लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, क्लास में कल या परसों ही मैंने बताया था। तो तंत्रिका कोशिका का कार्य है, तो आप सभी जानते हैं तंत्रिका कोशिका का कार्य संदेशों का वहन करना। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। तो आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को चुना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का वेग के साथ बदलने की दर कहलाती है, किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलने की दर कहलाती है, चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन। बहुत ही आसान क्वेश्चन,
क्या कह रहा है? किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलने की दर कहलाती है। चाल, वेग, त्वरण, विस्थापन। क्या होगा करेक्ट आंसर? हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने सही आंसर इसका चुना होगा। 34 नंबर क्वेश्चन आप सभी से जानते हैं, किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलने की दर कहलाती है, क्या कहलाती है? तो आप सभी जानते हैं क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आप सभी उम्मीद करते हैं कि आपने त्वरण को लगाया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? बहुत बार पूछा गया है। जूल, न्यूटन, वाट, मीटर। क्या है बल का एसआई मात्रक? क्या है? 35 नंबर क्वेश्चन, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो चलिए आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आपने लगा दिया होगा, करेक्ट आंसर इसका चुन लिया होगा। तो आप सभी ने अगर ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है? कार्य का एसआई मात्रक है न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। कार्य का एसआई मात्रक है 36 नंबर क्वेश्चन। कार्य का एसआई मात्रक है न्यूटन है, जूल है, वाट है, पास्कल है। कार्य का एसआई मात्रक है, क्या है? कार्य का एसआई मात्रक है न्यूटन, जूल, वाट, पास्कल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने चुन लिया होगा, करेक्ट आंसर को चुन लिया होगा। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है, कार्य का एसआई मात्रक को जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? आपका करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर है। 36 का क्या होगा? जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर, जूल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इसका सही आंसर चुन लिया होगा। आप सभी जानते हैं विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर कहलाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आप सभी ने सी ऑप्शन को चुना है। ये सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है। एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है ना? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से इसका उत्तर दीजिए, है ना? आप पढ़ के गए हैं, आप पढ़ के जब एग्जाम में जाएंगे तो आप आसानी से देंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे। ठीक है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक ध्यान रखिएगा क्या होता है? एम्पियर होता है। तो 37 का करेक्ट आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है? ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? धारा शक्ति, धारा प्रतिरोध, विभवांतर प्रतिरोध, धारा और विभवांतर। इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? धारा और विभवांतर, विभवांतर और प्रतिरोध, धारा और प्रतिरोध, धारा और शक्ति। इसका क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बताइए। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? धारा शक्ति के बीच, धारा प्रतिरोध के बीच, विभवांतर प्रतिरोध के बीच, धारा विभवांतर के बीच, किसके बीच बताता है? तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा, धारा और विभवांतर के बीच जो है क्या बताता है? संबंध को बताता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जिन सभी ने लगाया है उसका करेक्ट आंसर है। क्या है? करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक, अनंत। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक और अनंत। क्या होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी? क्या होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? चलिए करेक्ट आंसर को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबक, विद्युत अपघटन, विद्युत ताप प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकत्व, विद्युत अपघटन, विद्युत ताप प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। विद्युत चुंबकत्व, विद्युत अपघटन, विद्युत ताप प्रभाव, विद्युत धारा, रासायनिक प्रभाव। चलिए नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसका हम आंसर बताते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी ने इसका सही आंसर चुना होगा। तो विद्युत चुंबकत्व जो है ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या है? सही करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप सभी ने ऑप्शन नंबर ए को चुना होगा। और आप सभी को बता दें, ये 40 क्वेश्चन में आपको जितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, है ना? और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। हर रात 8 से 9 के बीच में जो है आपको पर डे मैं एक प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और सभी का अभ्यास होगा, सभी स्टूडेंट्स को मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट, है ना, प्रैक्टिस सेट के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद।